दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण किस प्रकार से हुआ था उसकी अपन बात कर लिए थे। किस प्रकार से जो प्रजामंडल आंदोलन से पहले या शुरू होने से पहले जो राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं, जनता में जो राजनीतिक जो जन जागरण जो पैदा किया जाता है, जो राजनीतिक जो चेतना उत्पन्न की जाती है, इस प्रकार से संगठन बनाए जाते हैं। एक आध जो अपन समाचार पत्रों की भी बात कर लिए थे, तो उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी अपन पहले जो पिछली क्लास में कर चुके हैं, उसकी बात जो पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज अपन जो नियमित रूप से बात करेंगे, जो प्रजामंडल बने थे अलग अलग रियासतों में, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तो यानी जयपुर और जो बूंदी प्रजामंडल की 1931 में इनकी स्थापना होती है। तो मुख्य रूप से आज जो अपनी क्लास रहेगी जयपुर प्रजामंडल पर आधारित रहेगी। हालांकि जो बूंदी प्रजामंडल है उसके जो एक आध जो भी दो तीन जो फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से उनकी बात कर लेंगे। तो फिर जो नेक्स्ट क्लास में और जो बचेगा जो प्रजामंडल है उनकी बात करेंगे। हालांकि देखिए, एक दो क्लास में कंप्लीट नहीं होंगे प्रजामंडल आंदोलन, 4 से 5 क्लास चलेगी अपनी जो प्रजामंडल आंदोलनों की। तो अपन बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जयपुर प्रजामंडल की। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की बात अपन करें तो पिछली क्लास में अपन लास्ट में बात किए थे भाई, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो संगठन था उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी या एक जो संगठन बनाया गया था, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1928 में अजमेर में की गई थी। अपन यहाँ तक बात कर लिए थे। उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था, अजमेर में ही हुआ था। रामनारायण चौधरी उस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। ये अपन बात कर चुके हैं। जब इसका प्रथम अधिवेशन हो रहा था राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का 1931 में अजमेर में, उसी समय भाई इनको लगा कि भाई अपन सबसे पहले अब भाई प्रजामंडल स्थापित करते हैं। सबसे पहले भाई करे तो कहाँ पर करे, तो फिर भाई जयपुर में अपन प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो ये जो प्रथम अधिवेशन चल रहा था इसका, इसी समय तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर ली जाती है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 ईस्वी, ठीक है। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। देखिए, इसके जो संस्थापक जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस प्रजामंडल के जो संस्थापक कौन रहे थे, तो कर्पूर चंद पाटनी इसके संस्थापक रहे थे। देखिए, ये जो प्रजामंडल अपन पढ़ेंगे एक एक पढ़ेंगे, तो इनके जो संस्थापक है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रजामंडलों में से, और जो इसकी स्थापना का जो सन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे मैं उनके लिए बता दूंगा, स्टार मार्क आप कर सकते हो उनके। तो आगे बात करते हैं। देखिए, जो कर्पूर चंद पाटनी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, जो संस्थापक बनाया गया था जो जयपुर प्रजामंडल का। अब ये देखिए, काम नहीं कर पाता ढंग से। भाई संस्था बना ली, प्रजामंडल अपन बना लिए, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से काम भी तो करे ना। लेकिन अब ये न्यूट्रल रहता है जो प्रजामंडल है। कर्पूर चंद पाटनी जी भी जो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए, 1936 में 1936 में जो जमनालाल बजाज की इधर यात्रा होती है जयपुर की तरफ, और जमनालाल बजाज जयपुर आते हैं। उनको पता था कि भाई जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी है। तो पूछते हैं भाई, जो जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी है तो बताइए भाई क्या क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है प्रजामंडल, क्या हालचाल है प्रजामंडल के। तो जमनालाल बजाज जी को कहा भाई ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है काम, हम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अच्छे से करे तो जमनालाल बजाज जी को गिना ही काम तो कर ही नहीं रहा है, लीपापोती वैसे चल रही है। तो फिर जो कर्पूर चंद पाटनी साथ जाते हैं, जो कर्पूर चंद पाटनी के साथ जाते हैं जमनालाल बजाज भाई, चलो ऑफिस में चलो देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब बात आती है भाई, जो इनको तो जो भी हकीकत बात पता थी वो जमनालाल बजाज को चल गई भाई, ये काम नहीं कर पा रहा है जो जयपुर प्रजामंडल सही तरीके से।
फिर जमनालाल बजाज इसका पुनर्गठन करते हैं। ठीक है, तो जमनालाल बजाज 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, ये जमनालाल बजाज है, थोड़ा सा पूरा नाम आप लिखना। तो देखिए, चिरंजी लाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री दो लोगों को इसका जो दायित्व सौंपा जाता है पुनर्गठन करके। ठीक है भाई, आपको ये लगे कि भाई यार जो मास्टर तो आलसी है, अभी इतने दिन हो गए अपने को जमनालाल बजाज करते करते, तो शायद आपको नाम लिख लेना चाहिए। तो मैं और लिख देता हूँ भाई, ऐसा नहीं लिखना चाहिए सर आलसी है। वैसे बजाज का नाम आते भाई, जमनालाल बजाज का ही नाम चलता है जय प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मुख्यतः। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चिरंजी लाल मिश्र को, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो पुनर्गठन किया जाता है तब, और हीरालाल शास्त्री को इसका मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, हीरालाल शास्त्री आगे चलकर इसके जो अध्यक्ष भी रहते हैं, प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बनते हैं। तो चिरंजी लाल मिश्र अभी इसके अध्यक्ष हैं और हीरालाल शास्त्री इसके मंत्री हैं। तो पुनर्गठन कौन करते हैं? जमनालाल बजाज करते हैं। कब करते हैं पुनर्गठन? 1936 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1931 में। ठीक है, तो कपूरचंद्र पाटनी इसके संस्थापक रहते हैं। देखिए, इसका प्रथम अधिवेशन की बात आती है 1938 में, मई में इसका प्रथम अधिवेशन होता है 8-9 मई 1938 को। ठीक है, इसका जो जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है 8-9 मई 1938 को। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है जो अधिवेशन में जो क्या क्या होगा भाई, कहां पर जो अधिवेशन होगा। तो इसका जो अधिवेशन का जो स्थान जो डिसाइड किया गया था, तो जयपुर में एक जगह पड़ती है नथमल जी का कटला। ठीक है, ये जो नथमल जी का कटला है वो तो जयपुर में जगह पड़ती है। यहाँ पर इसका जो स्थान, इसकी जो वेन्यू जो फिक्स की गई थी भाई, यहाँ पर जो अधिवेशन होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, जो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर के नथमल जी के कटले में हुआ था। इस जो अधिवेशन के भाई अध्यक्ष अब कौन बनाए जाए? तो अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे जमनालाल बजाज बनाए गए थे। ठीक है, देखिए संस्थापक अलग हैं, पुनर्गठन करने के बाद में जो अध्यक्ष और जो मंत्री है वो अलग है। इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष अलग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, समझने की कोशिश करना। तो जो प्रथम अधिवेशन होता है इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है जमनालाल बजाज को बनाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब बात आती है कि जो महिलाओं की जो सभा को भी जो अगले दिन यानी जो महिलाओं की सभा भी की गई थी, यहाँ पर 10 मई की बात है, लेकिन ये तो 10 मई को महिलाओं की सभा को कौन संबोधित करता है? यहाँ पर जो महिलाओं की सभा को महिला संबोधित करे तो थोड़ा ठीक रहे, महिलाओं की बात महिला ही जाने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही हो सकता है। तो फिर महिलाओं की जो संबोधित करवाने के लिए भाई किसको बुलाया जाए? भाई जो महिलाओं को जो संबोधित कर सके अच्छे से, तो जमनालाल बजाज देखिए गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाते हैं। तो जमनालाल बजाज को यहाँ पर अगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है, पुनर्गठन जमनालाल बजाज कर रहे हैं, तो अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब उनको लगता है कि भाई जो मेरे तो जो यानी मेरा कॉन्टेक्ट गांधी जी से अच्छा है और मैं यहाँ पर लाने के लिए कोशिश करूंगा गांधी जी को। तो गांधी जी से बात करते हैं जमनालाल बजाज कि आपको वहां पर जो अधिवेशन में चलना चाहिए। गांधी जी को लगा यार अभी तो थोड़ा सा छोटा है मामला, थोड़ा सा बड़ा होने दो आंदोलन को, तब चलेंगे, छोटे मोटे कामों में थोड़ी नहीं चल सकते हैं। सेलिब्रिटी बड़ी बन चुकी थी गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि यार अभी नहीं। देखिए तो ये मजाक है भाई, लेकिन गांधी जी को शायद टाइम नहीं मिला होगा, तो गांधी जी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। जमनालाल बजाज कहते भाई ठीक है, वहां पर महिलाओं की सभा भी चलेगी, तो महिलाओं की सभा के लिए फिर संबोधित करने के लिए जो कस्तूरबा जी को भेजिए। तो फिर गांधी जी कहते ठीक है, कस्तूरबा जी को ले जाइए। कस्तूरबा गांधी को यहाँ पे आना पड़ता है जयपुर में, और 10 मई को
महिलाओं की सभा को कस्तूरबा गांधी ने संबोधित किया था। ये भी आप नीचे नोट डाल के लिख लेना कि यानी 10 मई को यानी महिलाओं की सभा को कस्तूरबा गांधी ने संबोधित किया था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बात आती है कि जो सम्मेलन या अधिवेशन वगैरह जो होते हैं, सम्मेलन होते हैं, तो वहां पर जो भीड़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब भी भाई अपन सरकार तक किसी बात को पहुंचाने के लिए अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन में अगर एक तो 5 लोग हो और एक 500 या 5000 लोग हो तो यानी ज्यादा भीड़ होती है। वैसे ही सरकार की नजरें जाती है, यानी आंदोलन वगैरह करते हैं, थोड़े बहुत रास्ते वास्ते जाम करते हैं, नारे वारे लगाते हैं। ठीक है, तब ही जाकर जो गवर्नमेंट की नजरें जाती हैं। तो फिर भाई भीड़ की आवश्यकता पड़े तो भीड़ अब कहाँ से लाई जाए? तो हीरालाल शास्त्री जी को ये इस बात जो इस जिम्मेदारी दी गई भीड़ की, भाई आप जनता को लेकर आइए यहाँ पर। तो हीरालाल शास्त्री कांटेक्ट करते हैं। इस समय जो शेखावटी जो किसान आंदोलन चल रहा था 1938 में है। ठीक है, तो 1938 के दौरान अपन जो शेखावटी किसान आंदोलन की बात करते हैं, देखिए जो अधिवेशन की जो 1938 तक अपन यहाँ पे पहुंच गए हैं, स्थापना 1931 में होती है, तो अधिवेशन इधर 1938 में होता है। तो उसी समय जो शेखावटी किसान आंदोलन चल रहा था 1938 में, अपन ये भी बात कर चुके हैं कि जो शेखावटी जो क्षेत्र था, जो उस समय तत्कालीन समय में जयपुर रियासत का ही भाग हुआ करता था। ठीक है, तो भाई जो हीरालाल शेखावटी वालों के पास गए, यार तो यहाँ पे ऐसी ऐसी आवश्यकता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम भी आपका कहीं ना कहीं साथ देंगे और साथ देते आ रहे हैं। ठीक है, शेखावटी जो किसान आंदोलन था 1938 में, यानी जो जयपुर प्रजामंडल का साथ दे देता है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए अब जमनालाल बजाज जो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी 1939 में जो रियासत के द्वारा जो है जयपुर रियासत के द्वारा इस जो प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, तो फिर भाई जो जमनालाल बजाज जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना 1938 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। 1938 में शेखावटी किसान आंदोलन जयपुर प्रजामंडल को समर्थन दे देता है। 1939 में 1939 में जयपुर रियासत ने इन प्रजामंडल पर रोक लगा दी। अब जो प्रजामंडल पर रोक लगा दी तो फिर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? प्रजामंडल पर रोक लगा के जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बात आती है कि भाई अब क्या किया जाए? तो जयपुर प्रजामंडल ने इस जो रोक के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल ने इस रोक के विरोध में सत्याग्रह चलाया था, सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, तो सत्याग्रह चलाया। अब महिलाओं ने भी जा जाकर यहाँ पर गिरफ्तारियां दी। अब बात मैं थोड़ी सी और साइड में जाकर बताऊं, 1942 में जो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ठीक, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा अलग बात बता रहा हूँ। हालांकि जो गांधी जी से रिलेटेड जो जमनालाल बजाज है तो 1938 की बात है, 39 की बात है, और वैसे यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं अपन। जो बॉम्बे के ग्वालियर जो टैंक जो मैदान था वहां से जो गांधी जी ने जो यह आंदोलन शुरू किया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान से, और यहाँ पर डू और डाई वाला जो नारा दिया था, करो या मरो वाला जो गांधी जी ने। ठीक है, ऑपरेशन जीरो और के तहत गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। देखिए जब इस समय जो ये जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया गया था, उस समय महिलाओं ने भी गिरफ्तारियां दी थी, भाई खुद जा जाकर थानों में अपनी गिरफ्तारियां दर्ज करवाई थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बात हो चुकी। हालांकि फिर जो देखिए जो गांधी जी का 1942 वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इससे पहले भी गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, और जो 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इनकी भी आप साइड में एक बॉक्स बना के लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। जो डू और डाई वाला जो नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था गांधी जी ने, डू और डाई, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। हालांकि और आप कोशिश करना, रिवीजन करना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने हीरालाल शास्त्री जाते हैं। ठीक है, इधर से हीरालाल शास्त्री 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जाते हैं।
अब देखिए उस समय जो महात्मा गांधी जी थे वो जनता में इस प्रकार का मैसेज दे रहे थे या भाषण दे रहे थे कि जो जनता है, जो राजाओं यानी राजाओं को मैसेज देना चाह रहे थे गांधी जी कि भाई राजाओं को अंग्रेजों के साथ सभी संबंध समाप्त कर देने चाहिए। ठीक है, गांधी जी राजाओं से कह रहे थे कि सभी राजाओं को अंग्रेजों से अपने संबंध समाप्त कर देने चाहिए। अब देखिए जो अंग्रेजों से जो संबंध समाप्त करने की बात आ रही थी या बात हो रही थी, ये हीरालाल शास्त्री के थोड़े समझ से परे थी। ठीक है, हीरालाल शास्त्री को लग रहा था भैया जो राजाओं से संबंध यानी राजा अंग्रेजों से संबंध किस प्रकार से विच्छेद कर सकते हैं या किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। भाई जो अंग्रेजों से तो ये राजा वगैरह जो भी है रियासतें हैं संधि कर रखे हैं, और जो इसके बदले में जो ये अंग्रेज है इनको सुरक्षा वगैरह जो भी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, तो ये संबंध किस प्रकार से तोड़ेंगे। तो हीरालाल शास्त्री की ये बात समझ में नहीं आ रही। हीरालाल शास्त्री यहाँ थोड़ा बहुत न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है भाई, कुछ ज्यादा प्रॉपर कोई डिसीजन नहीं ले पाते अभी तक। उनको लगा भाई यार ये तो थोड़ा सा गलत हो रहा है, कंफ्यूजन में हो गए, जो पड़ गए जो हीरालाल शास्त्री। अब देखिए हीरालाल शास्त्री अब आगे और क्या लेते हैं। हीरालाल शास्त्री ने फैसला किया कि भारत छोड़ो आंदोलन में अपन भाग नहीं लेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में अपन भाग नहीं लेंगे। हीरालाल शास्त्री भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का मतलब है कि जयपुर प्रजामंडल हीरा यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। भाई जो मंत्री वगैरह जो बनाए गए थे, हालांकि जो अब देखिए ये चिरंजीव लाल मिश्र के बाद में हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष रहते हैं। अभी अपन एक समझौता पढ़ेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट, वहां पर उस समय जो हीरालाल शास्त्री खुद अध्यक्ष थे। ठीक है, 1942 में जो ये यानी जो समझौता होता है। तो अब देखिए हीरालाल शास्त्री अब यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं प्रजामंडल के, और हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया। अब बात आती है आगे क्या होगा। आगे देखिए अब जो यहाँ का जो राजा है, जयपुर का जो इस समय राजा है, सवाई मानसिंह सेकंड राजा रहता है, सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, सवाई मानसिंह द्वितीय इस समय जो जयपुर का राजा था। इसके जो एक प्रधानमंत्री था, इंपॉर्टेंट नाम आता है, शायद अपन पहले भी बात कर चुके हैं, मिर्जा इस्माइल, जिनके नाम पर जो MI रोड है, तो मिर्जा इस्माइल रोड। ठीक है, तो मिर्जा इस्माइल इनके जो सवाई मानसिंह के PM थे, भारत यानी जयपुर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इस समय जयपुर के राजा कौन थे? सवाई मानसिंह थे, और इनके प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, जिनको आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। 17 अगस्त 1942 की बात है। एकदम मीटिंग के दौरान प्रजामंडल के जो अन्य सदस्य थे उन्होंने हीरालाल शास्त्री से साफ साफ कहा कि भाई हीरालाल जी, आप अपना जो साफ साफ मत है, जो साफ साफ डिसीजन है वो बताइए। ठीक है, तो इसमें हीरालाल शास्त्री ने साफ कर दिया कि अपन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, 17 अगस्त 1942 की बात है। मीटिंग के दौरान प्रजामंडल के अन्य जब सदस्यों को हीरालाल शास्त्री ने साफ कर दिया था कि भाई अपन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। अब जो देखिए हीरालाल शास्त्री का विरोध करने वाले भी हो गए हैं अब, और हीरालाल शास्त्री का सपोर्ट करने वाले भी हो गए हैं। हीरा जो सपोर्ट करेंगे वो तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हीरालाल शास्त्री का जो विरोध करेंगे कि जो भाई आपको भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए, तो वो तो विरोध करेंगे एक प्रकार से। जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लो या मत लो, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तो विरोध करने वाले कौन लोग थे उनकी भी अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जो हीरालाल शास्त्री का जो विरोध करते हैं अभी, उन्होंने एक अलग ही संगठन बना लिया, आजाद मोर्चा। ठीक है, आजाद मोर्चा कौन बनाते हैं? हीरालाल शास्त्री के जो विरोधी लोग जो थे, हीरालाल शास्त्री ने यह डिसीजन लिया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। जो लोग इस फैसले का विरोध करते हैं और जिनके मन में या जिनकी इच्छा ये थी कि नहीं अपने को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए, उन लोगों ने हीरालाल शास्त्री या जयपुर प्रजामंडल से हटके
या साइड में होके ये संगठन बना लिया आजाद मोर्चा कि हम तो आजाद है, हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, आपका जो प्रजामंडल है आप ही संभालिए, आपको मुबारक हो। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है। आजाद मोर्चा की अपन बात करते हैं। देखिए जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट से जो असंतुष्ट लोग थे, या जो इस एग्रीमेंट से जो असंतुष्ट लोग कहेंगे, जो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, ठीक है, जो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इस जो संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, अभी जेंटलमैन एग्रीमेंट की भी अपन बात करेंगे। ठीक है, इसके जो अन्य यानी बाबा हरिश्चंद्र का नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो इसके और भी जो नेता है उन लोगों की मैं आपको बात बताता हूँ, नाम बता दिया हूँ, आप लिख लेना। जो इसके अन्य नेता थे, एक तो थे रामकरण जोशी। ठीक है, अन्य नेताओं में आप लिख लेना, एक रामकरण जोशी थे, एक दौलतमल भंडारी थे, जो आगे चलकर राजस्थान हाई कोर्ट के जज बने थे। ठीक है, ये दौलतमल भंडारी का नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो दौलतमल भंडारी भी इसके नेता थे, और जो रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल, ठीक है, गुलाब चंद कासलीवाल का नाम भी थोड़ा ध्यान रख लेना, चिरंजी लाल मिश्र, ठीक है, चिरंजी लाल मिश्र भी इसके नेता बनते हैं। देखिए पहले जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन अब देखिए किस प्रकार से हीरालाल शास्त्री से अलग होकर जो आजाद मोर्चा में जाते हैं। तो चिरंजी लाल मिश्र भी आजाद मोर्चा के जो सदस्य नेता थे, और एक थे हंस डी रॉय। ठीक है, हंस डी रॉय थोड़ा सा अलग नाम है। ठीक है, हंस डी रॉय इसके जो नेताओं में से थे। आजाद मोर्चा का जो मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, अपन बात कर रहे थे गुलाब चंद कासलीवाल के, तो गुलाब चंद कासलीवाल के घर पर इसका जो हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात और आगे करते हैं। अभी देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट की भी अपन बात कर लेंगे। तो हीरालाल शास्त्री के जो समर्थक थे, तो हीरालाल शास्त्री पर दबाव डालते हैं, हीरालाल शास्त्री पर भाई दबाव डालते हैं कि भाई आप इस प्रकार से न्यूट्रल कैसे हो गए हो, आपको कुछ करना चाहिए, या तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए, या फिर आपको रियासत से बात करनी चाहिए, भाई रियासत अपने को कुछ रियायत दे, आप तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हो और इन सरकार से भी बात नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी जो हीरालाल शास्त्री के जो समर्थक थे, ये भी हीरालाल शास्त्री पर दबाव डालते हैं। हीरालाल शास्त्री को लगा यार अब मेरे ऊपर दबाव आ गया है, जो मेरे ही समर्थक है, जो मेरे ही साथ वाले हैं, जो अपने ही है, वो भी यानी परेशान कर रहे हैं, जो खिलाफ जा रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल से बात करते हैं, या पत्र लिखते हैं कि मिर्जा इस्माइल जी यार यहाँ पर तो ऐसे थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई है, आपको कुछ करना चाहिए, और जो मेरे जो साथ वाले लोग ही है अब मेरा विरोध करना शुरू कर रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो मिर्जा इस्माइल ने कहा ठीक है भाई शास्त्री जी, आप एक दिन आओ और अपन बैठकर बात करेंगे। तो हीरालाल शास्त्री के जो समर्थकों ने दबाव डाला, मिर्जा इस्माइल ने जो सरकार के पास जो पत्र भेजा, 16 सितंबर 1942 की बात है, पत्र भेजा, तो बातचीत करने के लिए जो भी इनका जो टाइम लाइन फिक्स हुआ भाई अगले दिन आप आ जाओ। तो 17 सितंबर 1942 को इनके बीच में एक समझौता होता है। तो जो समझौता किस किस के बीच में होता है? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को होता है हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में।
देखिए ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपन में थोड़ा सा और बताऊं आपको कि बात आएगी कि आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है, सही बात है, लिया था। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो फैक्ट है कंफ्यूजन में डालने वाले कि जो प्रजामंडल तो भाई क्यों लेगा, इनके आपस में जो भाई बातचीतें हो रही है, अब जो समझौता भी हो रहा है तो फिर क्यों लेगा। लेकिन प्रजामंडल से अलग हुए एक संघ यानी अलग होकर एक जो बनाया गया संगठन जिसे आजाद मोर्चा का नाम दिया गया, उस आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ये जो मैं आपको समझौता बता रहा हूँ, जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन इस समझौते को क्यों कहा गया है। दो भाई बड़े व्यक्ति थे, बड़ी सेलिब्रिटीज थी दो, मिर्जा इस्माइल भी इधर से प्रधानमंत्री थे और इधर से जो हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री के अध्यक्ष थे। तो इनको लगा भाई यार देखिए, लगा तो क्या, तो ये बड़े दो जेंटलमैन के बीच में जो समझौता हो रहा है, इस वजह से इसका नाम दिया गया जेंटलमैन एग्रीमेंट या जेंटलमैन समझौता। तत्कालीन जो प्रजामंडल के अध्यक्ष रहते हैं हीरालाल शास्त्री, ये थे जो मिर्जा इस्माइल है, ये जो थे प्रधानमंत्री थे जयपुर के। अब बात होती है समझौते की शर्तों की। देखिए समझौते की शर्तें मैं आपको बताऊंगा, मौखिक बताऊंगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो आपको लगे तो आप लिख लेना, जैसे उचित लगे वैसे आप डिसीजन लेना, लिखना चाहो तो लिख लेना। अब समझौते इसमें जो क्या क्या बातें होती है इस समझौते में, पहले तो भाई बैठ के चाय नाश्ता करते हैं लोग, इस शर्त को मत लिख लेना, इस बात को मत लिख लेना, ठीक है। अब जो बातचीत स्टार्ट करते हैं भाई, जो अब किस उद्देश्य से अपन ये जो समझौता करने के लिए बैठे हैं, जो अपन टाइम फिक्स किए हैं, तो उस पर अपन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। जयपुर रियासत है, इसमें जो शर्त रखी गई थी, जो फर्स्ट शर्त की बात कर रहे हैं, तो जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। अपन पहले ही बात कर चुके हैं, प्रजामंडल का जो उद्देश्य यही था कि यानी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो इसकी जो फर्स्ट जो कंडीशन या जो पहली शर्त रखी गई थी कि वो थी कि भाई जयपुर रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना या उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। तो फिर जो मिर्जा इस्माइल थे वो तैयार रहते हैं या तैयार होते हैं या यस करते हैं, ठीक है, ये शर्त आपकी मान ली जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, पहली शर्त है। दूसरी जो शर्त है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर रियासत है जो अंग्रेजों का साथ नहीं देगी या अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। वह अंग्रेज जो भी हैं आंदोलन यानी अंग्रेज जो जयपुर रियासत है, जो भारत छोड़ो आंदोलन उधर चलाया जा रहा है, तो इसमें जो अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी, कोई भी लोग है उनको पकड़ के अंग्रेजों को नहीं सौंपेगी। तो ये बात है। तो दूसरी शर्त यह है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी, अंग्रेजों की हेल्प नहीं करेगी। दो शर्तें हो चुकी हैं। तीसरी शर्त की अपन बात करते हैं कि जो जयपुर प्रजामंडल है जो ब्रिटिश भारत के विद्रोही को शरण दे सकता है, जहां पर जो ब्रिटिश सरकार का जो शासन है, ठीक है, जो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश जो सरकार का शासन है, वहां पर कोई भी बंदा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देता है और वो विद्रोह करके भाग कर इधर जयपुर प्रजामंडल वालों के पास आकर शरण ले लेता है। यहां पर अगर शरण लेगा तो आप पकड़ के यानी ब्रिटिश सरकार को सौंपोगे, यानी जो मिर्जा इस्माइल से कहता है जो हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश भारत के विद्रोही को जयपुर रियासत पकड़ के या गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार को नहीं सौंपे कि भाई जो भी ब्रिटिश सरकार है, जिस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार का शासन है, वहां पर अगर कोई भी जयपुर प्रजामंडल का बंदा यानी विद्रोह करके भाग कर हमारे पास अगर आ जाता है जयपुर में प्रजामंडल वालों के पास या प्रजामंडल की शरण में, तो उस बंदे को गिरफ्तार करके आप ब्रिटिश सरकार को नहीं सौंपोगे। तो मिर्जा इस्माइल यहाँ पर भी यस कर लेता है, बट ठीक है, आपके पास आराम से शरण देकर रखना, चुपचाप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे और हम उसको ब्रिटिश सरकार को भी नहीं सौंपेंगे, ठीक है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात और करते हैं अपन, जो चौथी शर्त की बात करते हैं कि जो जयपुर प्रजामंडल है जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जुलूस वगैरह निकालेगा, इसके लिए भी अनुमति दी जानी चाहिए, ये इस पर भी आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगा, जुलूस आदि कर सकता है, ठीक है। तो इस पर भी मिर्जा इस्माइल यस कर दे, ठीक है भाई, डन है। तो ये जो शर्तें हैं
तो ये इस प्रकार की जो शर्तें हुई है। अब बात आती है कि भाई जो मिर्जा इस्माइल कहता है हीरालाल शास्त्री की, भैया आपकी भी तो एक डिमांड थी, जो आप पहले जो बात कर रहे थे, आप प्रजामंडल में शामिल होंगे हो यानी भाग लेोगे या नहीं लेोगे। तो मिर्जा इस्माइल कहता है कि आपको यानी जो आपकी जो पूरी जो शर्तें हैं, अभी तक वाली जो भी शर्तें आपने बताई है वो हमने मान ली है, या हम मानेंगे उन शर्तों को, लेकिन हमारी जो एक शर्त है कि आप प्रजामंडल में यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेोगे, ठीक है। तो फिर हीरालाल शास्त्री को लगा कि यार तो पूरी बातें ही मान ली जा रही है, जो भी शर्तें हैं वो मान रहे हैं, तो हमें जो यानी जो आंदोलन में जो शामिल होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये एक जो पांचवी शर्त है, तो इम्पोर्टेंट शर्त भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, हालांकि प्रजामंडल से साइड में होकर हटकर जो एक आजाद मोर्चा नामक जो संगठन बनाया गया था, ये जो संगठन था इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। देखिए जो ये मैं बताया था आजाद मोर्चा, ये बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनाया गया था। इस जो संगठन ने आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो ये जो बातें हैं, जो शर्तें हैं, जो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था, इसकी जो शर्तें हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इससे आपको पता चल जाएगा क्लियर कि भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा के आधार पर कौन भाग लेता है जयपुर से और कौन भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो ये बातें कंप्लीट है, ये जो शर्तें कंप्लीट हैं। देखिए 1945 तक 1945 तक जो भारत छोड़ो आंदोलन लगभग समाप्त हो जाता है, ठीक है, समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद में फिर अब क्या होगा कि भाई दो गुट हो गए, एक प्रकार से भाई आंदोलन तो समाप्त हो जाता है, एक गुट हो जाता है आजाद मोर्चा और एक जो हीरालाल शास्त्री वाला गुट हो जाता है। तो फिर भी देखिए जो बीच वाला जो बड़ा मुद्दा रहता है भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय का जो मुद्दा था, अब वो तो खुद ही समाप्त हो गया। अब जो दो गुट अलग हो गए, एक तो आजाद मोर्चा रह गया और एक ही हीरालाल शास्त्री वाला गुट हो गया। अब बात आती है 1945 में, भाई जो जवाहरलाल नेहरू जी की इधर जयपुर साइड यात्रा थी, जयपुर यात्रा यानी जेएल नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा भाई यार यहाँ पर तो जयपुर वाले तो आपसी में या आपस में ही लड़ रखे हैं, इनके बीच में विचार नहीं मिल रहे हैं, आपसी भेदभाव है, मतभेद है, ठीक है, विचारों में आपसी में टकराव है। तो इन नेहरू जी को किसी ने बताया भाई ये बात है, यहाँ पर इस प्रकार से इनके बीच में विरोध है या विचार एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। अब नेहरू जी ने इनको समझाया यार तुम बिल्कुल बेलखने हो, जब आपका आंदोलन ही समाप्त हो गया है तो आपको तो वापस एक जगह हो जाना चाहिए ना। जब आंदोलन चल रहा था ठीक है, वहां पर आपके विचार नहीं मिल रहे थे तो अलग अलग हो गए, लेकिन जब आंदोलन ही समाप्त हो गया है तो अब वापस आपको भी एक जगह हो जाना चाहिए। तो फिर 1945 में नेहरू जी के कहने पर या नेहरू जी के प्रयासों से आजाद मोर्चा का जो विलय था वो प्रजामंडल में कर दिया गया था, ठीक है। तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी के कहने से या इनकी मध्यस्थता से या जवाहरलाल नेहरू जी के समझाने से आजाद मोर्चा का जो विलय प्रजामंडल में कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आजाद मोर्चा का विलय प्रजामंडल में कब किया गया था या किसने मध्यस्थता की थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की मध्यस्थता से 1945 में 1945 में आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया था। अब बात आती है 1942 में यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। 1942 में बात तो चलती है कि भाई उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, जो अपने जो भी समझौता हो चुका है। तो 1942 में जब उत्तरदायी सरकार की जो बात आती है स्थापना की, तो भाई अब समिति बनाई जानी चाहिए किस आधार पर अपन उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। तो 1943 में यानी 1942 में एक समिति बनाई गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए। 1942 में 1942 में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए एक समिति बनाई गई। 1943 में 1943 में जो समिति रिपोर्ट देती है अपनी जो सिफारिशें थी, रिपोर्ट तैयार करके सौंपती है कि जो हमारी ये सिफारिशें हैं। भाई जो समिति है ये जो सिफारिश देती है कि कौन कौन शासन में भाग लेगा, ठीक है। इस जो समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाती है, आगे की रूपरेखा तैयार की जाती है। 1945 में 1945 में
चुनाव करवाए जाते हैं, भाई चुनाव करवाए जाएंगे, इलेक्शन होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे की बात थोड़ी सी समझने को कोशिश करना, जो किस प्रकार से जो नेता थे काम कर रहे थे, जनता इनको किस प्रकार से नकारती है, ठीक है। एक प्रकार से जो संसद होती है अपने वर्तमान में जो संसद है उसमें दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। जो स्टेट में होती है विधानसभा और विधान परिषद, जैसे अब राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, जहां पर जो होती है तो वहां जब भाई विधान परिषद और विधानसभा होती है। राजस्थान में ओनली एक सदन है जो विधानसभा कहा जाता है, विधानसभा है। उस समय में भी जो एक संसद बनाई गई जिसको कहा गया धारासभा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है धारासभा, थोड़ा सा ध्यान रखना कि धारासभा का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो संसद बनाई गई थी धारासभा। तो अब इसके भी दो सदन बनाए गए थे। देखिए मैं अभी बता रहा था दो सदनों की बात कर रहा था, तो यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा था। इसके दो सदन बनाए गए, ठीक है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है संसद में वर्तमान में, वैसे ही इसके भी दो सदन बनाए गए थे। एक तो प्रतिनिधि सभा और दूसरा विधानसभा, ठीक है। प्रतिनिधि सभा ठीक है, प्रतिनिधि सभा और विधानसभा दो सदन बनाए गए इसके, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोला जाता है प्रतिनिधि सभा, और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा। तो दो सदन बनाए दिए गए। अब दोनों सदनों में निश्चित किया गया, जो फिक्स किया गया इतनी इतनी सीटें रखी जाएगी। तो जो प्रतिनिधि सभा है इसमें तो 125 सीटें रखी गई, ठीक है। इसमें 125 सीटें रखी गई और इसमें 51 सीटें रखी गई, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। 1945 में चुनाव करवाए जाने की प्लानिंग फिक्स होती है कि चुनाव करवाए जाएंगे। संसद जो धारासभा कहलाएगी इसका गठन किया गया। इसमें दो सदन बनाए गए, प्रतिनिधि सभा और एक विधानसभा। प्रतिनिधि सभा में 125 सदस्य निश्चित किए गए, 125 सदस्य होने चाहिए, और जो विधानसभा में 51 सदस्य निश्चित किए गए, जो फिक्स किए गए या डिसाइड किए गए, वह 51 सदस्य होने चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर चुनाव होते हैं तो जो ये लोग थे, ये जो प्रजामंडल वाले लोग थे, इनको 125 में से यानी 27 सीटें ये जीत पाते हैं, 27 सीटें जीत पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा क्या इनके लक्षण थे, किस प्रकार से इनका व्यवहार था। भाई जो चुनाव में ही कर सकती है जनता तो खुद, भाई जैसे किसी के आम सामने हो जाए, जो सामने कुछ बोल दे तो फिर भाई उनके लिए तो गलत करवा सकते हैं। भाई चुनाव में तो भाई गुप्त मतदान होगा, तो जहां पे इच्छा होगी वहां पे चुनाव करेंगे, तो फिर यहाँ पर इनका यानी भूत उतर जाता है, ठीक है। 125 में से 27 सीटें जीत पाते हैं। इधर 51 सीट में से ओनली 3 सीटें जीत पाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से सोचिए कि भाई ये इतना जो अपना माहौल बना रखे थे, जहां पर इच्छा हो रही है यानी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, एक प्रकार से नेता बनते फिर रहे थे। इनको 51 में से 3 सीटें जीतना और 125 में से 27 यानी सीटें जीतना, ये शोभा वाली बात थोड़ी ना है। यही होता है, देखिए भाई माहौल बनाना अलग होता है चुनाव में, और भाई सीटें जीतना या सरकार बनाना अलग होता है, ठीक है। अच्छे अच्छे जो नेता बोलते हैं, चौके चौके नेता, उनका भूत उतर जाता है चुनाव में, ठीक है। पैसों के दम पे प्रचार कर लेते हैं लोग, गाड़ियां वाड़ियां चला लेते हैं, पूरी सब्जी खिला देते हैं लोगों को, और जब चुनाव का रिजल्ट आता है तब जाकर पता चलता है पूरी सब्जी खाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे और उनमें से वोटर बहुत कम थे, ठीक है। तो ये बातें होती है, हकीकत में होती है, आज भी होती है, पहले भी यही होती थी, ठीक है। तो प्रतिनिधि सभा में 125 में थे ये जो लोग थे 27 सीट जीत पाते हैं,
और विधानसभा में 51 में से 3 सीट जीत पाते हैं। अब यार इनको लगा भाई यार ये तो बहुत कम है, हार तो तुम्हारी फिक्स है, निश्चित है, हार तो आप रहे हो, अब आगे तुम्हारे लिए क्या किया जाए। फिर भी भाई इनको थोड़ा सा प्रतिनिधित्व तो दिया जाता है, ठीक है, इनको कुछ वेटेज दिया जाता है, बट ठीक है, फिर भी आपका मंत्री वगैरह तो हम बना देंगे। प्रजामंडल कुछ चुनाव में ढंग से, प्रजामंडल एक प्रकार से चुनाव में ढंग से हारता, अच्छे से हारता है। प्रजामंडल को चुनाव में हारने के बाद में भी इनका एक मंत्री बनाया जाता है, देवी शंकर तिवारी। देखिए मैं एक बार वापस आपको बताना चाहूंगा इस चुनाव के बारे में, कि जो ये धारा सभा बनाई गई थी, धारा सभा में 2 सदन बनाए गए थे, एक तो प्रतिनिधि सभा, दूसरा विधानसभा। प्रतिनिधि सभा में 125 यानी 125 सीटों में से 27 सीटें जीत पाते हैं प्रजामंडल वाले, और विधानसभा में 51 में से 3 सीटें जीत पाते हैं। इससे इनका ढंग से भूत उतर जाता है प्रजामंडल वालों का। देखिए माहौल बनाना अलग होता है, प्रचार करना अलग होता है। प्रचार में गाड़ियां वगैरह लगा देते हैं, पूरी सब्जी खिला देते हैं, ठीक है, लोग पूरी सब्जी खाने वाले अलग होते हैं, वोट देने वाले अलग होते हैं। ये जो लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, हकीकत में वोटर के पास तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, भीड़ इकट्ठी करके लोगों को माहौल बनाकर दिखाते हैं भाई हमारे साथ इतनी भीड़ है। वो लोग भी खाना खाने के लिए, पार्टियां वार्टियां करने के लिए, खाने के लिए, पूरी सब्जियों के लिए आ जाते हैं पंडाल में, और जो भी इनके टेंट वगैरह, जो तंबू वगैरह होते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जो इनके टी शर्ट वी शर्ट पहन लेते हैं और प्रचार करते हैं। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है उस दिन इनका ढंग से भूत उतर जाता है, और उस दिन पता चल जाता है कि भाई जो पूरी सब्जी खाने वाले अपने साथ थे, हकीकत में अपन वोटर्स तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो आज भी होता है ऐसा, और पहले भी होता था। पहले थोड़ा सा मॉडर्न टाइम नहीं था, आज के टाइम में जो मॉडर्न जमाना है उस प्रकार से प्रचार किए जाते हैं। उस यानी पहले के टाइम में भी प्रचार तो किए जाते थे, लेकिन सही तरीके से जनता का साथ देगा जो बंदा, वो यही जनता का विकास कर पाएगा, वो ही जनता के सामने जीत कर आ पाएगा, उसे ही जनता जिताएगी, ठीक है। तो ये बात होती है, पहले भी होती थी और आज भी होती है, ठीक है। अब बात आगे और करते हैं हम पर, कि देवीशंकर तिवारी को प्रजामंडल में हारने के बाद में भी मंत्री बनाया गया था। राजस्थान की किसी भी रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री किसी को बनाया गया था तो वो थे देवीशंकर तिवारी, ठीक है। राजस्थान की किसी भी रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री, यानी भाई जीते तो नहीं थे, फिर भी देवीशंकर तिवारी को यानी मंत्री बना दिया जाता है। 1946 की बात है, 1946 में मंत्री बनाया जाता है। 1948 में शासन में और सुधार किए जाते हैं धीरे धीरे। 1948 में शासन में और सुधार किए जाते हैं। अब सुधार किए जाएंगे तो क्या क्या किए जाएंगे उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उन्नीस सौ 48 में सुधार किए जाते हैं, ठीक है। सुधार किए जाते हैं तो एक तो इसमें दीवान बनाया जाता है, कि एक जो पोस्ट है दीवान की बनाते हैं। अब यहां पर भाई दीवान कौन होगा, तो दीवान बनाया जाता है वीटी कृष्णामाचारी को। वीटी कृष्णामाचारी का नाम आप जानते होंगे, ठीक है। वीटी कृष्णामाचारी संविधान सभा में जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वीटी कृष्णामाचारी का थोड़ा सा ढंग से ध्यान रख लेना। संविधान सभा में उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं वीटी कृष्णामाचारी। तो इनको यहाँ पर भाई जो यानी जो दीवान बनाया गया था। एक आती है मुख्य सचिव की बात, भाई मुख्य सचिव बनाया जाएगा, हीरालाल जी को बनाया जाता है मुख्य सचिव, ठीक है। अब मुख्य सचिव बना दिया गया है। अब बात आती है और क्या किया जाएगा। अब जो 5 सचिव भी बनाए जाएंगे, ठीक है, 5 सचिव भी बनाए जाएंगे। सचिव का नाम मैं बताता हूं आपको, आप नाम लिख लेना।
देखिए यहाँ पर जो दीवान और मुख्य सचिव इंपॉर्टेंट है। अब जो सचिव की बात आती है, एक तो बनाया जाता है दौलतमल भंडारी को, ठीक है, दौलतमल भंडारी का नाम लिख लेना जो सचिव में। एक देवी शंकर तिवारी को बनाया जाता है, जो अपन अभी बात कर रहे थे, तो गैर सरकारी मंत्री। तो देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल, ठीक है। टीकाराम पालीवाल का भी थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना। बंदे के टीकाराम पालीवाल को भूल नहीं सकते भाई, अभी और बात करेंगे टीकाराम पालीवाल की थोड़ी बहुत। तो टीकाराम पालीवाल की बात हो चुकी है। 3 लोग तो ये सचिव है, 2 लोग सामंत बनाए गए थे। ये जो भाई जो प्रजा में से जनता में से बनाए जा रहे थे, जो सचिव जो थे, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल, देवी शंकर तिवारी, और अब 2 यानी सामंतों को बनाया गया भाई, जो भाई 2 सामंतों को बनाएंगे। एक तो गीजगढ़ का सामंत था और एक अजय रामपुरा का सामंत था, ठीक है। 5 लोग हो गए सचिव में, देवी शंकर तिवारी और जो दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल, एक गीजगढ़ का सामंत और एक अजय रामपुरा का सामंत। ये लोग 5 हो गए यहाँ पर सचिव। तो दीवान वीटी कृष्णामाचारी, मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री, और 5 सचिव जो थे दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल, गीजगढ़ का सामंत और अजय रामपुरा का सामंत, ठीक है। ये बात हो चुकी है। ये जो सुधार किए गए भाई, जो भी अपन सही तरीके से जो पोस्ट बनाएंगे, जो पद बनाएंगे, तो ये जो जनता में जो भी आवश्यकता होगी उनको सही तरीके से देख रेख कर पाएंगे और सही तरीके से विकास हो पाएगा, ठीक है। अब जो देखिए महिला जो प्रमुख भी, अपन महिला शक्ति का भी नाम याद रखना चाहिए। जो प्रजामंडल के दौरान जो जयपुर में जो महिला शक्ति का नाम आता है, उनका भी आपको मैं नाम बताने की कोशिश करूं। देखिए रमा देवी का नाम आपको नहीं भूलना चाहिए, तो रमा देवी लिख लेना। एक बॉक्स बना लो साइड में कि आप लिख लो, हेडिंग डाल लो, जयपुर प्रजामंडल के दौरान प्रमुख महिला शक्ति। एक रमा देवी का नाम लिख लो, एक शारदा देवी का नाम लिख सकते हो, और जो देखा जाए तो इंदिरा देवी और दुर्गावती शर्मा का नाम लिख लो। सुमित्रा, सुशीला, ये भी नाम इंपॉर्टेंट आते हैं। और जो विद्या देवी, ठीक है, तो रमा देवी, शारदा, इंदिरा देवी और जो दुर्गा देवी यानी दुर्गावती शर्मा, ठीक है। तो इन नामों को आप इंपॉर्टेंट रूप से इंपॉर्टेंट लगा के लिख सकते हो साइड में। महिला शक्ति, देखिए महिला शक्ति भी पूछ लिया जाता है वर्तमान में, तो महिलाएं काफी आगे तक पहुंच रही है, तो इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं भाई आपके आइडल कौन है, आप अपने आइडल को किसे मानते हो। तो देखिए जो ये जो स्थानीय नेता है, जो महिला नेता, इनको भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। तो लिख लेना बॉक्स बना के साइड में। अब देखिए, अब जो ये प्रजामंडल से जो भी जो जुड़े हुए जो व्यक्तित्व है, जो इनको अपन इनकी भी अलग से अब विस्तार से थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अलग जो इनका फैक्ट रहे हैं, जैसे अपन हीरालाल शास्त्री के बारे में भी बात कर लिए हैं, जमनालाल बजाज के बारे में भी बात कर लिए हैं, लेकिन अब इनकी जो पर्टिकुलर बात भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, है ना। तो आप एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं जमनालाल बजाज की। हालांकि 30 मार्च 1949, ये जो फैक्ट है वो लिख लेना, 30 मार्च 1949 को जो जयपुर का विलय हो गया था वृहत राजस्थान में, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल का जो ये जो जयपुर का जो अपन बात करते हैं 30 मार्च 1949 को, तो वृहत राजस्थान में, जब राजस्थान का एकीकरण अपन और पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे विस्तार से। तो वृहत राजस्थान जो बनाया गया था 30 मार्च 1949 को जयपुर का विलय कर लिया जाता है, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके जमनालाल बजाज की। मैं आपको मौखिक बताऊंगा, आप लिख लेना। जमनालाल बजाज हेडिंग डाल लेना। जमनालाल बजाज जो सीकर के काशी का बास गांव के रहने वाले थे, ठीक है। ठीक है, सीकर में पड़ता है काशी का बास। तो जमनालाल बजाज यहाँ के रहने वाले थे। देखिए ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं। कोष का मतलब खजाना, पैसे टके, जो भी जो सिस्टम संभालता है पैसों वाला, वो कोषाध्यक्ष। जमनालाल बजाज जी सेठ लोग थे, पैसे वैसे देते रहते थे, दान देते रहते थे, चंदा देते रहते थे, चंदा, तो कोषाध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। तो ये भी लिख लेना, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और गाँव इनका जो था काशी का बास, वो सीकर में पड़ता है, ठीक है। और आगे अपन बात करते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के कहने पर जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो जमनालाल बजाज ने लौटाई थी। किसके कहने पर लौटाई थी? तो महात्मा गांधी के कहने पर लौटाई थी। कब लौटाई गई थी? 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब और बात करें जमनालाल बजाज की, तो गांधी जी का पांचवा पुत्र कहे जाते थे जमनालाल बजाज। ठीक है, तो आप लिखना, ये बात ज्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे। जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था। जमनालाल बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। ठीक है, गुलाम नंबर 5वां पुत्र। आपको समझ में आ गया होगा भाई, गांधी जी का 4 पुत्र थे, लेकिन वो ज्यादा सही तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। अपन ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते भाई उनके बारे में, लेकिन यह है कि भाई जो सही तरीके से भाई अपनी जो भूमिका अदा नहीं कर पा रहे होंगे। जमनालाल बजाज पैसे टके भी दे दिया करते होंगे, और भाई दे दिया करते थे, भाई होंगे क्या भाई, पैसे वैसे दे देते थे, सेठ लोग थे। तो इस प्रकार से गांधी जी इनको 5वां पुत्र मानते थे, ये भी अपने आप को गांधी जी का 5वां पुत्र मानते थे। ठीक है, पैसे टके किसी न किसी रूप में चाहिए गांधी जी को। ठीक है, तो ये 5वां पुत्र माने जाते थे गांधी जी के, जमनालाल बजाज। गुलाम नंबर 4 की मैं थोड़ी थोड़ी सी समझाऊं। गुलाम नंबर 4 अपने आप को इसलिए मानते थे, ये जो जमनालाल बजाज थे, इनका मानना था जो पहले तो गुलाम, जो पहला गुलाम है जो भारत है, दूसरा गुलाम है जो राजस्थान है, तीसरा गुलाम है जो जयपुर है, और चौथा गुलाम हूं जो मैं हूं। ठीक, पहला गुलाम मानते थे भारत को, दूसरा गुलाम मानते थे राजस्थान को, तीसरा गुलाम मानते थे जयपुर को, और चौथा गुलाम अपने आप को मानते थे। तो इस प्रकार से जमनालाल बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे, या गुलाम नंबर 4 मानते थे। ठीक है, फर्स्ट इंडिया यानी भारत, यानी सेकंड राजस्थान, थर्ड जयपुर, फोर्थ अपने आप यानी गुलाम यानी जमनालाल बजाज अपने आप को मानते थे। देखिए 1927 की बात आती है, तो 1927 में इन्होंने चरखा संघ की भी स्थापना की थी। ठीक है, 1927 में अमृतसर गांव में किया था। मैं जो चरखा संघ, अमृतसर गांव जयपुर में पड़ता है, तो जयपुर में ही 1927 में अमृतसर गांव में चरखा संघ की स्थापना करते हैं। चरखा संघ की स्थापना किसकी राय पर करते हैं, या किसके कहने से, किसके सहयोग पर जो इसकी स्थापना करते हैं? बलवंत सांवलाराम देशपांडे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको नाम लिख देता हूं। बलवंत सांवलाराम देशपांडे के सहयोग से अमृतसर में चरखा संघ की स्थापना 1927 में जमनालाल बजाज करते हैं। देखिए अपन अभी पढ़ रहे थे, जो रमा देवी का नाम आया था, तो रमा देवी के जो पति थे बलवंत सांवलाराम देशपांडे। तो यहाँ पे जो साइड में एरो लगा के लिख सकते हो, थोड़ा सा आपको समझने के लिए। इतनी बातें थोड़ा ज्यादा तो नहीं पूछी जाएगी भाई, जो किसका पति कौन था, किसकी पत्नी कौन थी, ये जरूर पूछा जा सकता है रमा देवी किस प्रजामंडल आंदोलन से या किस प्रजामंडल से संबंधित रही है, तो जयपुर प्रजामंडल से। ठीक है, बलवंत सांवलाराम देशपांडे किस प्रजामंडल से या किस जो प्रजामंडल से जो संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बात हो चुकी है जमनालाल बजाज की। देखिए एक दिन मैं आपको बता रहा था अपन व्यक्तित्व अलग से पढ़ेंगे, तो ये अब जो जमनालाल बजाज अपन अभी यहाँ पे पढ़े हैं, ये व्यक्तित्व ही है। हालांकि जो अब इनसे बिल्कुल जो अपनी जो कंप्लीट क्लासेज हो जाएगी, तो उनसे जो भाई उनमें कोई भी ऐसा व्यक्तित्व होगा राजस्थान का जो इन जो क्लासेज में नहीं आया होगा, तो वहां पर अपन अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बार और अलग से क्लास बना लेंगे। तो ये व्यक्तित्व ही है। अब जैसे अपन हीरालाल शास्त्री पढ़ रहे हैं, तो हीरालाल शास्त्री की हेडिंग डाल देना। जयपुर में हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं हीरालाल शास्त्री। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, अभी रोचक बात है। जैसे अपन जानते हैं वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है, जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, जो एक संगठन बनाते हैं। ठीक है, इनका संगठन का नाम लिख लेना, जयपुर हितकारिणी सभा। एक जो संगठन था इनका जीवन कुटीर,
एक जो संगठन है जयपुर हितकारिणी सभा और दूसरा जो संगठन है जीवन कुटीर। देखिए जीवन कुटीर की जो स्थापना होती है 1927 में होती है, यह आप लिख लेना थोड़ा सा ब्रैकेट में आगे। जीवन कुटीर की स्थापना 1927 में होती है। इनके एक बेटी थी शांताबाई, ठीक है। शांताबाई पढ़ने में काफी होशियार थी, इंटेलिजेंट थी। वो चाहती थी कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलना चाहिए या शिक्षा मिलनी चाहिए, लड़कियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो लड़कियों की जो शिक्षा के लिए ज्यादा ही सोचती रहती थी जो शांताबाई, जो हीरालाल शास्त्री जी की बेटी थी। लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो जाता है शांताबाई का। पिताजी जो हीरालाल शास्त्री थे, इनको लगा यार मेरी बेटी लड़कियों की शिक्षा के लिए ज्यादा ही सोचती रहती थी और खुद भी पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, लेकिन अब वो तो आगे पढ़ नहीं पाई, वो तो आगे यानी रह नहीं पाई, उसका तो निधन हो गया है, कम उम्र में ही मृत्यु हो गई है। तो मुझे यार कुछ करना चाहिए, उसकी याद में कुछ कर लेना चाहिए। तो अपने बेटी शांताबाई की याद में इस जीवन कुटीर जो संगठन था, जो एक स्कूल के रूप में इसको बदला गया, ठीक है। जो ये 1927 में टोंक में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको 1936 में, ठीक सॉरी 1935 में वनस्थली के रूप में इसका नाम रखा गया, इसका नाम बदला गया। ठीक है, वनस्थली जो अपन देखे बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा विद्यालय है, ठीक है। लड़कियों की जो शिक्षा के लिए अग्रणी रहता है, टॉप पर जो भी इसमें जो खेल वगैरह, जो खेल की गतिविधियां, जो शिक्षा एजुकेशन जो भी, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की जो डिग्रियां मिलती हैं, जो यानी जो कोर्स होते हैं, ठीक है। तो खेल भी बड़े स्तर पर खिलाए जाते हैं, स्पोर्ट्स के मामले में भी आगे हैं। तो आप अलग से वनस्थली विद्यापीठ के बारे में सर्च करके देख सकते हो, यहाँ का जो भी जो इसके फैक्ट है, जो तथ्य हैं, वो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो 1935 में इस जीवन कुटीर का नाम बदलकर वनस्थली किया गया था, ठीक है। शांताबाई की याद में स्कूल के रूप में जो ये जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी 1935 यानी 35 में वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया था। यानी ये जो अपनी जो पंचमुखी शिक्षा के लिए जानी जाती है, ठीक है, पंचमुखी शिक्षा के लिए जानी जाती है विद्यापीठ, जो वनस्थली विद्यापीठ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा अपनी पंचमुखी यानी शिक्षा के लिए राजस्थान की कौन सी जो शिक्षण संस्था जानी जाती है, तो वनस्थली विद्यापीठ जानी जाती है। कहाँ पर है? टोंक में है, ठीक है। टोंक में भी अगर पर्टिकुलर बात आ जाए तो निवाई में, निवाई आप जानते हो, टोंक निवाई, ठीक है। तो पहले इसका नाम जीवन कुटीर था, शांताबाई की याद में बनाया गया था। फिर इसको 1935 में नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ किया गया था, जो अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए जानी जाती है। अब बात आती है आगे संविधान सभा, यानी जो हीरालाल शास्त्री की, ठीक है, ये जो बात थी इनके जो संगठनों की बात हो गई। अब हीरालाल शास्त्री की और बात करते हैं। तो संविधान सभा में जयपुर की तरफ से ये सदस्य बनते हैं हीरालाल शास्त्री, ठीक है। संविधान सभा में जयपुर की तरफ से सदस्य बनते हैं या सदस्य बनकर जाते हैं हीरालाल शास्त्री, ठीक है। इसके बाद में बात आती है जयपुर के राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री। देखिए जयपुर के राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं, जो प्रथम हीरालाल शास्त्री बनते हैं, दूसरे जो CS वेंकटाचार्य बनते हैं, साउथ इंडिया से या दक्षिण भारत से वो थे, जो ICS अधिकारी थे। तीसरा जो मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है जयनारायण व्यास को बनाया जाता है, ठीक है, जयनारायण व्यास को बनाया जाता है। जयनारायण व्यास के टाइम में जो शासनकाल में चुनाव होते हैं, फिर जो प्रथम जो निर्वाचित जो मुख्यमंत्री बनकर आते हैं टीकाराम पालीवाल बनकर आते हैं। फिर उसके बाद में वापस जो जयनारायण व्यास बन जाते हैं। जयनारायण व्यास के बाद में फिर मुख्य जो तीसरे जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं। और भाई साहब ने तो ढंग से ही छलांग लगाई, 54 से 1971 तक किसी को बढ़ने ही नहीं दिया, ठीक है। फिर जाके वो इंदिरा जी के टाइम में जो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ लोग लफड़ा हो गया था, जो विवाद हो गया था, उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी को हटाया जाता है, ठीक है। जो बरकतुल्ला खान से मुख्यमंत्री बने थे, फिर मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में जो पहले जो अल्पसंख्यक जो मुख्यमंत्री बने थे। तो ये इस प्रकार से बातें थी हीरालाल शास्त्री की, जो मैं बता दिया। प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के, दूसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं CS वेंकटाचार्य बनते हैं, जो
साउथ इंडिया से थे, दक्षिण भारत से थे, जो आईसीएस अधिकारी थे। तीसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी बने थे। जयनारायण व्यास जी के टाइम में जो चुनाव होते हैं और जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल बने थे। फिर जो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास खुद बनते हैं और फिर तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया ने ढंग से धमाल मचाया, तहलका मचाया। 1954 से 1971 तक भाई साहब ने किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। फिर जाकर जो राष्ट्रपति चुनाव में थोड़ा बहुत लफड़ा हुआ इंदिरा जी के समय में, इंदिरा जी ने मोहनलाल सुखाड़िया को हटा दिया और बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बना दिया, जो राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है अपनी सही तरीके से। हीरालाल शास्त्री की बात, यानी हीरालाल शास्त्री की बात करें तो इनकी एक आत्म जो कथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनका एक गीत भी था। ठीक है, जो हीरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, इनका एक गीत था। इन्होंने एक गीत भी लिखा था, परले प्रतीक्षा नमो नमो। ठीक है, परले प्रतीक्षा नमो नमो हीरालाल शास्त्री जी ने एक गीत भी लिखा था। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं टीकाराम पालीवाल की। टीकाराम पालीवाल की वजह से मैं आपको बता दें, इनका एक संगठन था विद्यार्थी यूथ लीग। ठीक है, टीकाराम पालीवाल की बात करते हैं तो टीकाराम पालीवाल का एक जो संगठन था विद्यार्थी यूथ लीग, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित यानी प्रथम मनोनीत की बात कर ले हीरालाल शास्त्री, फिर जयनारायण यानी जो CS वेंकटाचार्य, फिर जयनारायण व्यास। फिर जयनारायण व्यास के समय में चुनाव होते हैं, फिर जो टीकाराम पालीवाल जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, फिर वापस जयनारायण व्यास बन जाते हैं निर्वाचित, और फिर तीसरे जो मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं निर्वाचित। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है, टीकाराम पालीवाल की भी हो चुकी है। जानकी देवी बजाज की बात कर लेते हैं। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थे, तो जानकी देवी बजाज के बारे में थोड़ा सा ढंग से बात कर लेते हैं। थोड़ी सी सही भूमिका रही थी इनकी। देखिए, महिला शक्ति का नाम आता है ना, तब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के टाइम में पूछ लिया जाता है महिला शक्ति के बारे में। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लेना, जमुनालाल बजाज की पत्नी थे जो जानकी देवी बजाज थे, जो जानकी देवी बजाज थे 1944 में प्रजामंडल की अध्यक्षता भी बनती है। ठीक है, 1944 में जानकी देवी बजाज प्रजामंडल की अध्यक्षता बनती है। और ये जो जानकी देवी बजाज थे ये गौ सेवा संघ से भी जुड़े थे। ठीक है, गौ सेवा संघ। ठीक है, गौ सेवा संघ से जुड़े थे और इन्होंने, इनके लिए ऐसा कहा जाता है, इन्होंने 108 कुएं भी खुदवाए थे। भाई गौ सेवा संघ से जुड़ रहे हैं, 108 कुएं खुदवा रही है, तो इसका मतलब यह है किसानों की एक प्रकार से अच्छे से हेल्प करने की प्लानिंग कर रही है जानकी देवी बजाज। ठीक है, एक जो आंदोलन था भूदान आंदोलन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भूदान आंदोलन से भी जुड़ी थी। जानकी देवी बजाज जो थे ये भूदान आंदोलन से भी जुड़ी थी। भूदान आंदोलन में आपको बताऊं, देखिए विनोबा भावे, आपको नाम तो सुनाई दिया होगा कभी, विनोबा भावे ये गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। ठीक है, गांधी जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में अगर जाना जाता है किसी को, तो विनोबा भावे को जाना जाता है।
नैतिक उत्तराधिकारी के रूप में अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो इनको माना जा सकता है नैतिक उत्तराधिकारी अलग है, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी अलग है। ठीक है, नैतिक भाई जो नैतिक जो राजनीतिक से जो भी रिलेटेड जो विचारों को आगे बढ़ाते हैं तो नेहरू जी बढ़ाते हैं आगे, और इधर जो आध्यात्मिक जो काम होते हैं, जो समाज सेवा टाइप के इस प्रकार के जो काम होते हैं उनको जो आगे बढ़ाते हैं, जो उनको उत्तराधिकारी माना जाता है गांधी जी का, विनोबा भावे को माना जाता है। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। अब बात में बताऊं भूदान आंदोलन क्या है। भूदान आंदोलन इस प्रकार का आंदोलन था कि जिन लोगों के पास भूमि ज्यादा है और एक वर्ग वो है कि जिनके पास भूमि बिल्कुल ही नहीं है, तो भूदान आंदोलन का जो उद्देश्य था कि ज्यादा भूमि वाले लोगों के पास से भूमि लेकर बिल्कुल भूमि जिनके पास नहीं है उनको भी भूमि देना, कि भाई भूमि सबके पास होनी चाहिए, तो ज्यादा भूमि वाले भूमि दान करे और कम भूमि वालों को दे। ठीक है, तो यह था भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन को चलाते हैं विनोबा भावे। जो विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनते हैं एक प्रकार से, जिन यानी भूदान आंदोलन से जानकी देवी बजाज भी जुड़ी थी, जो जमनालाल बजाज की पत्नी थे। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए एक बार मैं वापस बताऊं जानकी देवी बजाज के बारे में। तो जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थे। जानकी देवी बजाज 1944 में प्रजामंडल की अध्यक्षा के रूप में रहते हैं और इन्होंने भूदान आंदोलन से भी जुड़ाव किया था, या भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे जानकी देवी बजाज। भूदान आंदोलन के बारे में आपको मैं बताऊं, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया एक भूमि दान करने का आंदोलन था, जिसके द्वारा ज्यादा जमीन वाले लोग भूमि दान करें और बिल्कुल जिनके पास भूमि नहीं है उनको जमीन दे। ठीक है भाई, जो भूमि की जो समानता हो जाएगी इससे। तो यानी विनोबा भावे को महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। जानकी देवी बजाज गौ सेवा संघ से भी जुड़े थे और इन्होंने 108 कुएं खुदवाए। ठीक है, तो ये बात हुई है जानकी देवी बजाज की और भूदान आंदोलन की। तो अब आगे और बात करते हैं रतन शास्त्री की। रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थे। ठीक है, रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थे, ये भी आप लिख लेना। रतन शास्त्री प्रजामंडल से जुड़े थे। ठीक है, रतन शास्त्री जो प्रजामंडल से जुड़े थे, और रतन शास्त्री को 1955 में पद्मश्री दिया गया था और 1975 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, देखिए एक जो फैक्ट अपन जानकी देवी बजाज का भूल रहे हैं हम, तो उनकी बात करता हूँ मैं। तो पहले जो ये रतन शास्त्री के लिए अब लिख लो, आप लिखना चाहता हूँ कि 1955 में पद्मश्री से नवाजा गया था रतन शास्त्री को, और 1975 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म विभूषण यानी पद्म भूषण। ठीक है, जानकी देवी जो बजाज है इनका एक फैक्ट लिख लेना, इनको 1956 में 1956 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अब देखिए इससे थोड़ा सा अलग फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूं। अब तक यानी 1956 तक किसी भी महिला और पुरुष को पद्म विभूषण से नहीं नवाजा गया था। ठीक है, तो 1956 में पहला जो पद्म विभूषण से नवाजा गया था जानकी देवी बजाज को नवाजा गया था। ठीक है, भारत का दूसरा बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। पहला जो बड़ा सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 1956 में किसी भी महिला पुरुष को 56 से पहले किसी भी महिला पुरुष को ये जो अवार्ड था, ये जो सम्मान है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, इससे नहीं नवाजा गया था। 1956 में प्रथम बार किसी को नवाजा गया था महिला पुरुष वर्ग दोनों वर्गों में, तो जानकी देवी बजाज को नवाजा गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा जो महिला पुरुष वाला जो मैटर क्या है भाई। 1956 से पहले ना तो किसी महिला को नवाजा गया था इस पुरस्कार से, ना ही किसी पुरुष को नवाजा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले बार ये जो अवार्ड दिया गया है तो किसी को दिया गया है, तो जानकी देवी बजाज को दिया गया है 1956 में। ठीक, भारत का दूसरा बड़ा सम्मान है।
ये बात हो चुकी है। 1955 में पद्मश्री रतन शास्त्री को दिया गया था और 1975 में रतन शास्त्री को पद्म भूषण दिया गया था। ये बात हो चुकी है। इसके बाद में कुछ जो समाचार पत्रों की भी थोड़ी बहुत बात कर लें वापस। समाचार पत्र देवीशंकर तिवारी ने 1943 में जमनालाल बजाज की याद में एक लोकवाणी नामक जो समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, ये ध्यान रखना। डीएस का मतलब यहाँ पर देवीशंकर तिवारी ने जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी नामक समाचार पत्र निकाला था 1943। ठीक है, 1943 में। ये जो समाचार पत्र की बात हो गई। श्यामलाल वर्मा ने 1942 में एक जो और समाचार पत्र निकाला था, जयपुर समाचार पत्र। ठीक है, तो समय जो श्यामलाल वर्मा ने 1942 में जयपुर समाचार पत्र निकाला था, ये जो राजभाषा आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। 1922 में राजभाषा आंदोलन से भी जुड़े थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना श्यामलाल वर्मा का। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये लोकवाणी वाला लिख लेना। देवीशंकर तिवारी ने जमनालाल बजाज की याद में 1943 में लोकवाणी नामक समाचार पत्र निकाला था। श्यामलाल वर्मा ने 1942 में जयपुर समाचार पत्र निकाला, या एक जयपुर से ही जो समाचार पत्र निकालते हैं। 1922 में राजभाषा आंदोलन से भी जुड़ते हैं, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए। ठीक है, गुलाबचंद काला की बात करें, गुलाबचंद काला ने 1940 में जयभूमि नामक समाचार पत्र निकाला था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जयभूमि। ठीक है, जयभूमि नामक जो समाचार पत्र 1940 में गुलाबचंद काला ने प्रकाशित किया था या शुरू किया था। ठीक है, ये बात हो चुकी है कंप्लीट। जयपुर प्रजामंडल हो चुका है कंप्लीट। जो भी ये जो बातें थी, प्रजामंडल था, ये संगठन थे, आजाद मोर्चा वगैरह, जो भी ये समाचार पत्र थे, इनकी अपन बात कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ी सी बूंदी प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। बूंदी प्रजामंडल ज्यादा बड़ा नहीं, 2-4 मिनट का बूंदी प्रजामंडल। अपन देखिए इस प्रकार से पढ़ेंगे, आपको लगेगा यार जयपुर के साथ बूंदी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जयपुर की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है, और बूंदी की भी 1931 में होती है। तो जिस प्रकार जो सन के अकॉर्डिंग जो स्थापना हुई है, उसी के अकॉर्डिंग अपन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं। बूंदी प्रजामंडल की होती है स्थापना 1931 या 1931 में। ठीक है, अब बात आती है, इसके जो संस्थापक रहते हैं कांति चंद, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। ठीक है, इस संस्थापकों के नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। कांति चंद किस प्रजामंडल से जुड़े थे? नित्यानंद किस प्रजामंडल से संबंधित थे? ऋषिदत्त मेहता किस प्रजामंडल से संबंधित थे? ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में 1923 में ब्यावर से एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था, राजस्थान वीकली। या इसको राजस्थान साप्ताहिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से, देखिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान वीकली नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना या प्रकाशन इसका शुरू किया था। इसमें साप्ताहिक जो खबरें होती थी, जो ये जो अखबार था, ये जो समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक था। जो वीकली इसको कहा गया राजस्थान वीकली। ठीक है, इस जो समाचार पत्र में बूंदी की खबरें छपती थी। ठीक है, अब थोड़ी सी आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, या आपके माइंड में ये बात आएगी यार समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से किया जा रहा है, खबरें छापी जा रही है बूंदी की, ये क्या लफड़ा है? तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, बूंदी में राजाओं का शासन था,
अजमेर में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन में रह के भाई इस प्रकार की जो प्रेस वगैरह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शांति से आप जो प्रिंट कर लो, प्रकाशन कर लो, अखबार होगा। अगर बूंदी में जाकर बूंदी में प्रेस लगा कर बूंदी के राजा या बूंदी की सरकार के खिलाफ कुछ लिख दो या कुछ छाप दो, तो बूंदी सरकार छोड़ेगी थोड़ी ना, पकड़ के टांगे तोड़ेगी पहले तो, ठीक है, और प्रेस व्रेस के आग लगा देगी। तो ये बात होती है। तो इसलिए ये जो बूंदी यानी ब्यावर में अपनी प्रेस लगाते हैं ऋषिदत्त मेहता, और बूंदी की खबरें यहाँ पर या यहाँ से छापते हैं। ऋषिदत्त मेहता का एक संगठन था, इन्होंने एक संगठन बनाया था, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद, ठीक है। ये देखिए कोई ज्यादा वो आप तो थोड़ा सा देखिए, संगठन तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद अपन पहले बात कर चुके हैं, उसी के आधार पर राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद बनती है। अब उसमें भी जो रियासतों के आधार पर जो फिर अभी संगठन बनाने लग गए, तो ऐसे काफी संगठन बन जाएंगे। वैसे अपन एक एक की बात करेंगे आगे, जो भी प्रजामंडल आएंगे उनके दौरान जो इस प्रकार के जो संगठन बनेंगे उनकी भी बात करेंगे। तो जो ऋषिदत्त मेहता का जो संगठन है बूंदी देसी राज्य लोक परिषद, तो आप ये लिख लेना, देखिए मैं लिख देता हूँ इसे। ये भी ऋषिदत्त मेहता का जो संगठन है, जो वीकली राजस्थान वीकली जो समाचार पत्र है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये बूंदी की जो खबरों वाली बात है, तो हाड़ौती की खबरें भी आ सकती है आपके सामने ऑप्शन में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हाड़ौती या बूंदी की खबरें, ये भाई बूंदी हाड़ौती में आता है। तो ये आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अपन 2 प्रजामंडल पढ़े हैं, जयपुर और जो बूंदी प्रजामंडल। तो इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट जो प्रजामंडल होंगे उनकी भी बात करेंगे एक एक करके। तो अपनी जो प्रजामंडल से रिलेटेड है 2 क्लास हो चुकी है। पिछली क्लास में अपन बात कर लेते राजनीतिक जन जागरण की, उसमें जो किस प्रकार से जो संगठन बनते हैं, किस जो प्रोसेस के किस प्रोसेस से लोगों को गुजरना पड़ता है। फिर आगे आज की क्लास में आज बात किए हैं कि जो किस प्रकार से जयपुर और बूंदी प्रजामंडल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।